ट्रांजिस्टर को सर्किट में लगाने के तीन तरीके हैं जो कहलाते हैं कॉमन टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस। एक कहलाता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा कहलाता है कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन, तीसरा है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। ये जो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है या कॉमन इमिटर या कॉमन कलेक्टर, इनके नाम इस वजह से रखे गए हैं कि इनमें से कौन सा टर्मिनल हमारे पास कॉमन किया जाएगा बाकी दो के साथ इन द सर्किट। मैं क्या कह रहा हूं, कल वाली डायग्राम जो हमने वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर पढ़ा उसमें हमने क्या किया था, ये देखो ये इमिटर है, ये दरमियान में बेस है और साइड पे कलेक्टर। ये इमिटर टर्मिनल, ये बेस टर्मिनल और ये हमारे पास कलेक्टर टर्मिनल। हमने हमेशा इमिटर बेस जंक्शन को क्या करना है, फॉरवर्ड बायस करना है। तो ये अगर NPN ट्रांजिस्टर है तो ये P बेस P है, जैसे फॉरवर्ड बायस करने के लिए पॉजिटिव टर्मिनल से। इमिटर N है, जैसे फॉरवर्ड बायस करने के लिए N के साथ। तो ये हमारे पास VIE या VEE जो भी आप कह दें, मेरे ख्याल में VEE बेहतर है। तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया। फिर कलेक्टर बेस जंक्शन हमेशा क्या होता है, रिवर्स बायस होता है। तो रिवर्स बायस करने के लिए N, रिवर्स बायस करने के लिए इसे पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, और बेस जो है ये हमारे पास P है, तो इसे हमने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया टू रिवर्स बायस दिस PN जंक्शन, कलेक्टर बेस जंक्शन। और हमें पता है रिवर्स बायसिंग वोल्टेज ज्यादा होता है फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज से, तो मैंने इस बैक को ज्यादा रखा एज कंपेयर टू इनपुट जो वोल्टेज था। अब यहां पर ये जो बेस है ये कॉमन है इमिटर के साथ भी और कलेक्टर टर्मिनल, यानी ये एक ही दफा इस्तेमाल हो, ये दोनों साइड पर दोनों जंक्शंस में इस्तेमाल हो रहा है, PN जंक्शन में भी, इमिटर बेस जंक्शन में भी और कलेक्टर बेस जंक्शन में। तो ऐसी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसे हम क्या कहेंगे, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हमने ये अभी स्टार्ट की है और कुछ भी इसके अंदर नहीं है, बड़े गौर से समझना है, 5 मिनट में हमने ये बात क्लियर करनी है। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन it is the configuration of transistor in circuit where its base terminal is made common for input and output circuits, for its input and output circuits। ये मैंने क्या लिखा, ये आज मेरे जहन में आया कि मैं ऐसी डेफिनेशन लिख दूं। तो उसके लिए ये याद रखना कि एमिटर और बेस इनपुट है और कलेक्टर और बेस यहां पर क्या होगा, आउटपुट सर्किट होगा, और बेस जो है वो इन दोनों के लिए कॉमन है। ठीक है, तो इसलिए ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। एक तो फिगर आपने ये बनानी है और दूसरी फिगर मैं यहां पर आप लोगों को बना देता हूं। ठीक है जी, आपकी बुक में नहीं है तो मुझे भी वैसे बनाने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम बना लेते हैं, आसानी से बना लें तो सवाब मिलेगा यकीनन। ये दरमियान वाली बेस है, लेफ्ट साइड टर्मिनल को मैं कह रहा हूं इमिटर और इस साइड को मैं कह रहा हूं कलेक्टर। ये NPN ट्रांजिस्टर अगर मैंने बनाया है तो फिर एरो यहां पर कहां से कहां होगा, बेस से इमिटर या इमिटर से बेस? कोई आप में से सुन भी रहा है बेस से मुझे? एमिटर। हाँ जी, बेस से इमिटर, सही कहा आपने। सारों को अभी वीडियो और आवाज सुनाई दे रही है या नहीं दे रही? यस सर, आ रही है, दोनों चीजें सुनी।
आ रही? हाँ जी, तो ये बेस, इमिटर और कलेक्टर, ये हमारे पास एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा, ये याद रखना। कौन सा ट्रांजिस्टर है? एनपीएन, बेस इज पी। अब यहां पर इमिटर और बेस को हम क्या करते हैं? फॉरवर्ड बायस करते हैं। तो ये पी पॉजिटिव के साथ, इमिटर एन है तो इसे नेगेटिव के साथ। तो ये वीईई बैटरी या वीआईई बैटरी, जो भी आप कहें, ठीक है। और कलेक्टर बेस जंक्शन जो है ये क्या होता है? रिवर्स बायस। तो इसे रिवर्स बायस करना है हमने, तो ये एन है तो रिवर्स बायस जैसे पॉजिटिव टर्मिनल से, बेस हमारे पास पी है, इसे रिवर्स बायस करने के नेगेटिव से। तो ये हमारे पास वीसीसी बैटरी, ये हमारे पास रिवर्स बायस कर रही है कलेक्टर बेस जंक्शन को। ठीक हो गया? बिल्कुल ऐसे ही आपकी बुक में अभी भी वीईई लिख रहा हूं, वीईई जैसे ये है, इसको भी मैं वीईई लिख देता हूं। अब इस टॉपिक के अंदर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन आपको इम्तिहान के लिहाज से आप डिस्कस कर रहे हैं। पहली दफा जब हमने पढ़ा था तो ज्यादा डिटेल में और ज्यादा सी चीजें पढ़ी थी। अभी सादा सा उतना सही जितना आपने बल्कि नोट्स में लिखा होगा वही हम जिक्र कर रहे हैं। हाँ जी, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पर ग्राफ्स हैं। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ है, या आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक भी हमारे पास ग्राफ है। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के दरमियान ग्राफ है। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के दरमियान ग्राफ है। लेकिन इनमें ग्राफ बनाते वक्त हमने कोई चीज कॉमन भी रखनी होती है, किसी एक क्वांटिटी को कॉमन रखना होता है। अब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने ग्राफ बनाना है किसके दरमियान? इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के दरमियान, जबकि क्या चीज कॉमन रखनी है? आउटपुट वोल्टेज हमने कॉमन रखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है अभी पता भी चल जाएगा। इट इज द ग्राफ, हरायो it is the graph between input voltage and input current while output voltage is kept constant। देखो इनपुट वोल्टेज कौन सा होगा? ये वो वोल्टेज होना है जो हमारे पास इमिटर और बेस के दरमियान है। याद रखें, इमिटर बेस और ये जो साइड है ये इनपुट लूप कहलाता है, ये इनपुट सर्किट कह रहे हैं। ये हमारे पास आउटपुट सर्किट है, कलेक्टर बेस, और ये जो साइड है, ये जो पीएन जंक्शन है, कलेक्टर है, बेस है, यहां पे कोई रेजिस्टेंस हो तो वो क्या कहलाता है? आउटपुट लूप कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर इमिटर और बेस के दरमियान जो वोल्टेज है इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं वीईबी से, ये कहलाएगा इनपुट वोल्टेज। यहां पर देखो यहां से करंट आएगा ऐसे बेस की तरफ जा रहा है, कुछ बेस की तरफ जाएगा और ये हमारे पास कलेक्टर की तरफ आएगा, जैसे हमने कल एक्सप्लेन किया। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक करंट होगा। ये जो नेगेटिव टर्मिनल है इधर नेगेटिव पोटेंशियल की वजह से इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, वो किसकी तरफ जाएंगे? इस बेस की तरफ जाएंगे। लेकिन ज्यादातर इलेक्ट्रॉन किधर चले जाते हैं? कलेक्टर में चले जाते हैं। और यहां पर कौन सा करंट स्टैब्लिश करते हैं? कलेक्टर करंट स्टैब्लिश करते हैं। इधर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन आएंगे उनको ये पॉजिटिव टर्मिनल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, तो ये बन जाता है बेस करंट। और यहां पर जो मीटर का करंट है वो आई है। ठीक है, लेकिन बेसिकली कन्वेंशनल करंट हम लेंगे तो बेस भी इन हो रहा होगा, कलेक्टर भी इन हो रहा होगा, उलट हो गया जो डायरेक्शन हमने इलेक्ट्रॉन के लिहाज से बनाई है। बेस का भी इन करंट होगा, कलेक्टर का भी इन होगा, और हमारे पास इमिटर का जो करंट होगा ये आउट होगा। लेकिन यहां पर इनपुट करंट होगा इमिटर करंट, यही है। इनपुट वोल्टेज होगा वीईबी और आउटपुट वोल्टेज हमारे पास वो होना है
जो किसके दरमियान है, कलेक्टर और बेस के दरमियान है। कलेक्टर और बेस के दरमियान जो वोल्टेज है उसे हम VCB से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट इज द ग्राफ बिटवीन इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज कौन सा होना है, जो इमिटर और बेस के दरमियान है, VEB। एंड इनपुट करंट, इनपुट करंट यहां पर कौन सा होगा, जहां से करंट हम आगे डिलीवर करें, इमिटर करंट है, इमिटर से ऐसे जाएगा। while keeping the while output voltage is kept constant। आउटपुट वोल्टेज कौन सा है, जो आउटपुट टर्मिनल्स पर होगा। आउटपुट टर्मिनल है कलेक्टर और बेस, इनपुट टर्मिनल है इमिटर और बेस, और इस सर्किट में आउटपुट टर्मिनल्स है कलेक्टर और बेस। तो इनके दरमियान जो वोल्टेज है वो कौन सा है, VCB। उसको हमने क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। ठीक हो गया। तो यहां पर हमारे पास ये देखो, ये है क्या, ये एक पीएन जंक्शन है जो फॉरवर्ड बायस है। तो फॉरवर्ड बायस का हमारे पास ग्राफ होता है कि 0.7 वोल्ट्स को, यानी पोटेंशियल बैरियर को जैसे हम क्रॉस कर जाते हैं, जैसे हम पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं, तो उसके बाद हमारे पास ग्राफ क्या होता है, वोल्टेज बढ़ने से करंट भी बढ़ता है। 0.7 से कम वोल्टेज होगा तो हमारे पास करंट नहीं बढ़ेगा। मैं यहां पर बैटरीज को वेरिएबल बना देता हूं ताकि इनके वोल्टेज को मैं क्या कर सकूं, चेंज कर सकूं। ठीक हो गया। अभी जरा समझिएगा, इन जितनी भी ये कैरेक्टरिस्टिक हम बनाते हैं, इसमें वोल्टेज होता है अलोंग एक्स एक्सिस और करंट होता है अलोंग वाई एक्सिस। तो इनपुट वोल्टेज है इमिटर और बेस के दरमियान, और इनपुट करंट है हमारे पास इमिटर के अलोंग, यहां पर ऐसे ही है। यहां पर हमारे पास जो इसका ग्राफ बनता है, अब आपने अपने इम्तिहान के लिए बना रहे हैं, इसलिए हमको डिस्कस तो नहीं कर रहे, सिर्फ प्लॉट ही करना है कि कैसे। तो ये हमारे पास याद रखना कि ये ग्राफ ऐसे कर्व बनता है, ये कर्व है। अगर मैं इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करूं, जिसके बाद ये हमारे पास करंट इजीली फ्लो होना शुरू हो गया है, तो याद रखें वो 0.7 वोल्ट्स पर होगा। मैं इसको थोड़ा सा और बेहतर बनाता हूं ऐसे, और फिर उसके बाद ये ऐसे बढ़ता है। तो अगर इस कर्व को मैं पीछे की तरफ लाऊं तो ये हमारे पास कहां पर होगा, 0.7 वोल्ट्स पर। ठीक हो गया जी। तो दिस इज द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, ये हमारे पास इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसकी, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ था इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के दरमियान। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक भी ग्राफ है आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के दरमियान। लेकिन इसमें जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक थी, इसमें हमने आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखा था, जबकि अब हमने आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में इनपुट की एक टर्म को कांस्टेंट रखना है, और वो इनपुट करंट है। तो यहां पर हम क्या कह देते हैं, इट इज द ग्राफ बिटवीन आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट while keeping input current constant। आउटपुट वोल्टेज जो है वो कौन सा होना है, जो कलेक्टर और बेस के दरमियान है, जो आउटपुट टर्मिनल्स पर होना है। आउटपुट टर्मिनल्स हमारे पास है कलेक्टर और बेस, तो वो होगा VCB। एंड आउटपुट करंट क्या है, जो आउटपुट पे हमारे पास फाइनली मिल रहा है, वो कलेक्टर करंट है, दैट इज IC। और हमने कांस्टेंट क्या चीज रखनी है, while keeping इनपुट करंट कांस्टेंट। इनपुट करंट हमारे पास क्या है, दैट इज द इमिटर करंट IE, इसे हमने क्या रखना है, कांस्टेंट। उधर कोई सुन भी रहा है? यस सर। यस सर। अब इसका हमने ग्राफ बनाना है। देखिए, मैं इसकी एक पिक्चर देना चाहता हूं।
तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक जो हमने अभी बनानी है, इसमें भी हमारे पास अलोंग एक्स एक्सिस वोल्टेज है, अलोंग वाई एक्सिस हमारे पास करंट है, आउटपुट वोल्टेज वीसीबी, आउटपुट करंट कलेक्टर करंट। और इसमें हमने ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है, इधर से इसके वोल्टेज को हम चेंज करेंगे। वोल्टेज बढ़ाएंगे तो हमारे पास एक वोल्टेज यहां पर अप्लाई होगा, तो यहां पर लाजिम बात है करंट है। जैसे यहां पर एक इनपुट पे वोल्टेज अप्लाई किया, आउटपुट पे वोल्टेज अप्लाई किया। इमीटर इनपुट जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, जिससे करंट कलेक्टर की तरफ जाता है, और रिवर्स बायस होने की वजह से ही उसमें करंट पास हो रहा है। तो यहां पर अगर मैं कलेक्टर का वोल्टेज बढ़ाऊं, लेकिन इधर से मैंने इनपुट करंट को नहीं बढ़ने देना, बढ़ने लगे उसे वापस क्या करना है, एडजस्ट करना है कि उसकी वैल्यू अगर मैंने 5 मिली एम्पेयर फिक्स की हुई है तो वो 5 मिली एम्पेयर ही रहे। ठीक है, तो अब हमने यहां पर क्या करना है, 5 मिली एम्पेयर है करंट, वो फिक्स कर दिया। इधर से वोल्टेज पहले अप्लाई किया 1 वोल्ट, फिर 2 वोल्ट, फिर 3 वोल्ट, फिर 5 वोल्ट, जिससे हमारे पास कलेक्टर करंट में भी वेरिएशन आई। लेकिन हर दफा वोल्टेज इधर जब चेंज करेंगे तो यहां पर करंट चेंज हो सकता है, क्योंकि इसने इधर वाले इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करना है, जो इमीटर से मौजूद होंगे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा जैसे जैसे मैं वोल्टेज, तो उसको एडजस्ट करना है। उससे हमारे पास एक डेटा इकट्ठा होता जाएगा और उनका वो हम ग्राफ फॉर्म करते हैं। तो हमारे पास ग्राफ जो है वो कुछ ऐसे बनता है। IE की पहली वैल्यू है, ये कलेक्टर वोल्ट VCB और IC के दरमियान ग्राफ है। फिर मैंने इमीटर करंट पहले अगर 5 मिली एम्पेयर रखा था, फिर मैंने 10 मिली एम्पेयर कर दिया, लेकिन उसे फिक्स रखना है, आप उसको चेंज नहीं होने देना। फिर उस वक्त वोल्टेज बढ़ाएंगे, कलेक्टर पे करंट भी बढ़ेगा और हमारे पास कुछ ऐसे ग्राफ आना शुरू हो जाए। हर दफा करंट की वैल्यू, इनपुट करंट की मैं थोड़ी सी वैल्यू बढ़ाऊंगा और उसके नतीजे में हमारे पास ऐसे कुछ ग्राफ बनना शुरू हो जाए। हर दफा इसे मैं IE1, दूसरी दफा उसकी कोई और वैल्यू कांस्टेंट रखी इनपुट पर, उसे IE2 कह देता हूं। कि जो भी आप अपनी मर्जी से मिली एम्पेयर में 5 मिली एम्पेयर, 10 मिली एम्पेयर, 20 मिली एम्पेयर ऐसे यहां पर फिक्स रखें। यानी ये जो ग्राफ है, ये जो पहला ग्राफ है, ये कलेक्टर बेस वोल्टेज और कलेक्टर करंट के दरमियान आया जब मैंने इमीटर करंट की पहली वैल्यू एक रखी हुई थी, मसलन 5 मिली एम्पेयर, तो उसी के ऊपर ये सारे ग्राफ आए। फिर ये दूसरा ग्राफ आया जब इमीटर की कोई और वैल्यू मैंने कांस्टेंट रखी। ये तीसरा ग्राफ आया जब मैंने इमीटर की कोई और वैल्यू कांस्टेंट रखी और बढ़ा के रखी। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास ये अब इन्होंने कहीं से नकल लगा के डायग्राम बनाई है। तो अगर मैं ऐसे एक लाइन बनाऊंगा, मैं ही बनाई हुई है, जिसको मेरे ख्याल में बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप इसके ऊपर, ये आपकी बुक में बनी हुई है तो इसलिए मैंने वैसे ड्रा किया, लेकिन मैं ऐसे अभी मिटाने लगा हूं, इसे ड्रा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्वोशंट वैल्यू होती है जो हमारे पास इधर सिलेबस में हिस्सा ही नहीं है, ना उसका कोई जिक्र है। ठीक है, तो इसके बनाने का यहां पर कोई भी नहीं है कि आप रट्टा रटाया सिर्फ लिख दें। ये अलग वैल्यू है जिसके साथ हमें कुछ लेना देना नहीं है। इसमें 3 रीजन है जो हमने डिफाइन करने हैं। एक पहले ग्राफ से नीचे ये वाला रीजन, दूसरा ये जो रीजन है, और तीसरा ये ग्राफ वाला पोर्शन। ये जो 2 रीजन है, इसमें यहां पर, ये जहां पर ग्राफ की लाइनें नजर आ रही हैं, यहां पर ट्रांजिस्टर का आउटपुट वोल्टेज अप्लाई करने से आउटपुट करंट भी आ रहा है, तभी तो ग्राफ बन रहा है। ये हमारे पास क्या कहलाता है, एक्टिव रीजन कहलाता है। ये सारा रीजन जहां पर ग्राफ बने हुए, एक्टिव रीजन। ये जो रीजन है इसको हम क्या कहते हैं, बताओ यार मुझे, कट ऑफ रीजन कहते हैं या सैचुरेशन रीजन, ये नीचे वाले को? सर कट ऑफ। कट ऑफ रीजन। और जबकि ये जो रीजन है इसे हम कहते हैं सैचुरेशन रीजन। सही।
अगर कट ऑफ रीजन में हम वैल्यूज लेना चाहते हैं, कट ऑफ रीजन में हम वैल्यूज लेना चाहते हैं, तो फिर हमारे पास क्या होना चाहिए? दिस रीजन कैन बी obtained when both input and output junctions are reverse biased. इनपुट जंक्शन कौन सा होगा? इमिटर बेस जंक्शन। आउटपुट जंक्शन कौन सा होगा? कलेक्टर बेस जंक्शन। ये दोनों क्या हो हमारे पास? रिवर्स बायस हो। सैचुरेशन रीजन में अगर हम ग्राफ की वैल्यूज हासिल करना चाहते हैं, तो ये उस वक्त ऑब्टेन होता है if both junctions कौन कौन से? इमिटर बेस एंड कलेक्टर बेस जंक्शंस आर, हाय हाय आना ही पड़ा इधर, आर फॉरवर्ड बायस्ड। अगर इस रीजन में हम वैल्यूज को चेक करना चाहते हैं, इमिटर बेस जंक्शन तो होता ही फॉरवर्ड बायस है, कलेक्टर बेस जंक्शन को भी हम क्या कर दें? फॉरवर्ड बायस कर दें, तो फिर हमारे पास क्या होगा? कलेक्टर करंट नहीं होगा। क्यों? फॉरवर्ड बायस करने से एन पर कौन सा पोटेंशियल होगा? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को वापस पुश करेगा, तो उस वक्त हमारे पास सिर्फ माइनॉरिटी चार्ज की वजह से जो थोड़ा बहुत करंट होगा, उससे हमारे पास यहाँ पर कलेक्टर की वैल्यू हल्की फुल्की आ सकती है, एंड सो ऑन। लेकिन हमें उससे कंसर्न नहीं है, सिर्फ रीजन डिफाइन करें। लास्ट वो क्या कहलाता है? एक्टिव रीजन कहलाता है। एक्टिव रीजन क्या है? जिसमें ये ट्रांजिस्टर प्रॉपरली काम कर रहा है, जो हमने उसके असूल तय किए वो उसके मुताबिक काम कर रहा है। यानी वो कौन सा रीजन है? इन दिस रीजन इनपुट जंक्शन कौन सा? इमिटर बेस जंक्शन is forward biased and output junction कौन सा? कलेक्टर बेस जंक्शन is reverse biased. Innate transistor works properly या according to our rules। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, दिस इज 1, दिस इज 2, या अल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत।